शिखा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज हमारे इस खास मुलाकात में खास मेहमान होने वाले हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर दिनेश मिश्रा जो है वो अंधश्रद्धा जो निर्मूलन समिति है उनके वो अध्यक्ष हैं, आंदोलन विरोधी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अंधश्रद्धा अंधभक्ति जो है समाज में फैली हुई है, कुरीतियां फैली हुई है, उन्हें दूर करने का ये प्रयास करते हैं और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारे खास मेहमान है डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिस प्रकार से बात चल रही, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि हम आज बात करेंगे अंधश्रद्धा पर। आखिर अंधश्रद्धा होती क्या चीज है? हमने देखा है कि जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां पर कई प्रकार की ऐसी अफवाहें होती, कई प्रकार की अंध भक्ति होती है, अंधश्रद्धा होती है, और लोग इस अंधश्रद्धा में आकर के कहीं ना कहीं वो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मिश्रा जी हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये सवाल आएगा कि आखिर अंधश्रद्धा होती क्या है? लोगों को लगता है कि अंधश्रद्धा और अंधभक्ति दोनों एक ही चीज है। तो सर, जिस आंदोलन में, जिस अभियान में आप काम कर रहे हैं, सर अंधश्रद्धा क्या चीज है, जरा दर्शकों को बताएंगे। देखिए, हमारे संविधान में हर व्यक्ति को श्रद्धा की छूट है। वो किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, भरोसा कर सकता है। लेकिन जो अंधविश्वास है, जो अंधश्रद्धा है, इसमें वास्तव में आदमी अपना विवेक भूल जाता है और वह ऐसी बातों पर यकीन करता है जो वास्तव में संभव नहीं है। चमत्कारों पर यकीन करता है, भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करता है। उसको लगता है कि वो बिना इलाज के ठीक हो जाएगा। उसको लगता है कि कोई बाबा करके उसकी पूरी तकदीर बदल देगा। और यह विडंबना ही है कि ऐसे बहुत सारे लगातार जो विज्ञापन हैं सोशल मीडिया में अलग अलग चैनलों में आते हैं, जो लोगों को चमत्कार के बारे में बरगलाते हैं, उन्हें भ्रम में डालते हैं। और अब देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और खासकर के छत्तीसगढ़ में तो यह बहुत ज़्यादा था जब हमने शुरू किया था सन 1995 में, कि यहाँ रोज़ हर जिले से आप मान लीजिए जादू टोने की संदेह में महिला प्रताड़ना की घटनाएं आती थी, जिसको हम टोनी प्रताड़ना कहते हैं। और ऐसी महिलाएं, गांव की गरीब महिलाएं, अकेली महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, विधवा महिलाएं, ऐसी महिलाएं होती थी जिनको टारगेट करना बहुत सरल होता था। तो जिस प्रकार से अगर हम कहें तो अफवाहों की, मतलब श्रद्धा के नाम पर एक आस्था होती है, और आस्था के नाम पर यदि अफवाहों पर या फिर किसी दुर्घटना का जो शिकार हो जाए, या हम अगर किसी पर बिना देखे अगर हम विश्वास करते हैं, तो यह तो श्रद्धा कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल है। यह जो अंधश्रद्धा होती है विज्ञान से पूरी तरह अलग है। विज्ञान जो है वो किसी भी बात को पहले सुनना, समझना, उस पर परीक्षण करना और उसका जो रिजल्ट आता है अवलोकन करना और फिर जो परिणाम उस पर यकीन करता है। लेकिन अंधश्रद्धा ऐसी बात है इसमें आदमी अफवाहों पर यकीन करता है, और खासतौर पर जो अफवाहें होती हैं वो सुनियोजित ढंग से फैलाई जाती हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग मीडिया के द्वारा। जैसे बीच में आपने सुना था कि लोगों की चोटी कट रही है, महिलाओं की, हरियाणा के पास ये घटना थी। बीच में अलग अलग स्थानों से खबर आती है कि मूर्तियां दूध पी रही हैं, कहीं किसी ने कहा कोई मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं। ऐसी अलग अलग बातें। किसी ने कहा कि वहाँ पर किसी धार्मिक स्थल है, चाहे वहाँ जाने से लोगों में भूत भाग जाते हैं। तो ये अलग प्रकार की चमत्कारों की बातें फैला करके ये अंधश्रद्धा फैलाई जाती है। और लोग, जो कि अभी ऐसा है कि जो शिक्षा का स्तर है अभी भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया है ग्रामीण अंचल में। हम लोगों को वास्तव में साक्षर तो करते हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह से शिक्षित नहीं करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति का मतलब होता है जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भरोसा करे, हर सही बात पर भरोसा करे, लोगों के बहकावे में ना आए। लेकिन साक्षर व्यक्ति बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ अंगूठा अपना साइन करना जान गए हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे लोग बहुत अलग अलग व्यवसाय में भी हैं जो ऐसे चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। इसलिए शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जादू टोने पर भरोसा करते मिल जाएंगे, नींबू मिर्च दुकानों पर टांगते मिल जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के चमत्कारों की बातों पर यकीन करते मिलते हैं। जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रद्धा और अंधश्रद्धा की। दोनों में काफी अंतर होता है, हम इस पर और चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आप अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं। लगातार आप 1995 से काम कर रहे हैं, 30 वर्ष हो चुके हैं, ज्यादा वर्ष हो चुके हैं उससे काम करते हुए। आपको ऐसा कब लगा कि मुझे इन प्रकार की जो अफवाहें हैं, जो कुरीतियां हैं, उन्हें मुझे दूर करना है समाज में? तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से हम जुड़े या हम इस पर काम करें? देखिए सर, 91 से मैंने रायपुर में प्रैक्टिस शुरू की। तब हमारे पास में जो ऐसे मरीज आते थे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे जो बीमारी से ग्रस्त रहते थे। उनको लगता था कि उनको इससे तो जादू टोना कर दिया है। यहाँ पर जो टोना बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में टोना वर्ड है, टोन दिया,
जी। मना कर दिया तो नहीं है, इस प्रकार की बातें आती थी। और इस लगातार घटनाएं थी कि लोग उसमें मारपीट के शिकार होते थे। लोग आकर बताते थे कि भाई मेरे बाजू में महिला रहती है, उसने जब से कुछ किया है, नज़र लगा दिया, उससे मैं बीमार हो गया हूँ। किसी ने कहा हमारे बच्चों को गोद में लिया, कुछ खिलाया, उससे बच्चों को नज़र लग गई। जी। जो इस प्रकार की जो अवैज्ञानिक बातें हैं होती रहती थी। और सन 95 की घटना है, वहाँ तर्रा गाँव की है, एक जी। धरसींवा के पास की है, जहाँ पर एक महिला थी, विधवा महिला, उसको जादू टोना करके बीमार करने के शक में गाँव जी। के लोगों ने, करीब 50 लोगों ने उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा और उसको मारते पीटते उसको कहा कि जिस व्यक्ति बीमार को ठीक करे। और जब उसने कहा कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ठीक नहीं कर सकती, तो उन्होंने उसको मार डाला और उसकी जो बॉडी थी उसको उन्होंने कुएं में डाल दिया था। जब हम लोग वहाँ पर गए तब से ऐसा लगा कि एक संस्था होनी चाहिए जो इस क्षेत्र में काम करे, क्योंकि इसमें महिलाओं की कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है। अगर वो पुलिस के पास भी जाते हैं तो मामला कुछ दिनों के बाद में कुछ लोग अरेस्ट होते हैं, भी जमानत जाती है, दब जाता है। तो इसमें एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो लोगों को, महिलाओं को जागरूक करे, गांव के लोगों को जागरूक करे, उनको विज्ञान के बारे में बताए और जो अंधविश्वासों के बारे में सचेत करे। और जो उनके बीच में जो लोग हैं, जो बैगा हैं, जो लोगों को ठगते हैं, जो गुनिया हैं या ऐसे जो पाखंडी बाबा लोग आते हैं, जो अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं और लोगों को चमत्कार के नाम पे गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क किया जा सके। और साथ ही इसमें हम 1995 से हम इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कानून बनाने की मांग करते रहे, जिसके कारण 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य टोली प्रताड़ना निरोधक अधिनियम जो लागू हुआ, तब से लागू हुआ। जी। तो सर, जिस प्रकार से जब आपने कहा कि 30 वर्षों से आप इस पर काम कर रहे हैं और आखिरकार 2005 में आप लोगों को सफलता मिली, एक कानून बनाया गया जिसमें किसी भी महिला को या किसी व्यक्ति को आप टोनी आप उन्हें नहीं कह सकते हैं। तो सर, आपको क्या लगा कि कानून बनने के बाद क्या इस प्रकार की जो अफवाहें थी उस पर कुछ कमी आई? नहीं, कानून बनाने का उद्देश्य यह था क्योंकि पहले जितने मामले होते थे मारपीट के, उसको जो थे वो सामान्य मारपीट में दर्ज होते थे। किसी की अगर हत्या हो जाए तो भी उस पर कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं समझी जाती थी। कानून वैसे जो एक्चुअल जो मामले हैं उसकी संख्या सामने आई। दूसरा, उसमें यह तय हुआ कि इसमें व्यक्ति को, उस बैगा को पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना होगा, उसको सजा होगी, 5 वर्ष की जेल होगी। और साथ ही साथ इसमें इस कानून की जब जानकारी गांव में होती है तो उसमें लोग थोड़े से खुद डरने लगते हैं। पहले कोई कानून ही नहीं था, तो इसलिए हम लगातार उसमें कानून लाएंगे। ऐसा नहीं था कि कानून बनने से पूरी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन उस कानून का प्रचार प्रसार भी जरूरी था। हम लगातार गांव में जाते हैं, अभी भी हम लगातार सभाएं लेते हैं, बातचीत करते हैं। नया साल में ये मेरा जाना हुआ था, अभी पलारी के पास जुनवानी एक गाँव में हुआ था। एक महिला से मिले जिसे टोनी करके मारा पीटा गया था, फिर उसको लचकेरा गए महासमुंद के पास, जहाँ पे 2 महिलाएं मिली जिनके साथ मारपीट हुई थी। उनसे हमने गांव में बातचीत की, पूछा, क्योंकि अभी भी मैं सरकार से मांग करने वाला हूँ, आपके माध्यम से ही करता हूँ कि जो टोनी प्रताड़ना के जो मामले हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और उनको मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। क्योंकि अभी भी मुझे जानकारी मिलती है कि बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट में 20 साल से चल रहे हैं। वो महिलाएं बराबर 20 साल से कोर्ट में जाती हैं, उसी बस में बैठे थे जिसमें आरोपी जाते हैं, वो भी उसी बस में जाती हैं, उनके साथ ही लौटते हैं। और वो किस प्रकार नजरें मिला पाती होंगी जिन्होंने उनको वहाँ पर नग्न करके घुमाया, उनके साथ मारपीट की, उनको मैला खिलाया। तो अगर इन मामलों का निपटारा जल्द हो जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो उनको अच्छी एक सुविधा मिलेगी। जी, सुविधा मिलेगी और एक हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो उनकी सुनवाई होने के बाद उनको जो है न्याय मिलेगा उनको। जिस प्रकार से हम अभी बात कर रहे हैं अंधश्रद्धा की, तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इन अफवाहों के शिकार होते हैं और उन पर कई सारे यहाँ पर आरोप भी लगते हैं। सर, हम कहते हैं ना कि जब हम जिस चीज के बारे में हम जब सोचते हैं कि हमें समाज की एक कुरीति है और इन कुरीतियों को हमें दूर करना है, तो उससे पहले ये होता है कि कभी ना कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है जब हमारी सोच बदल जाती है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं ये चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ में ना हो। तो सर, ऐसा क्या आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया हुआ जिसमें आपको लगा कि मुझे ये जो अंधश्रद्धा है उसके खिलाफ मुझे समाज को विकसित करना है, लोगों को जागरूक करना है, ऐसा कुछ हुआ था वाकया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में जो समाचारों में घटनाएं आती थी और जो हमारा प्रत्यक्ष सामना होता था गांव से आने वाले मरीजों से, वो अपनी तकलीफें बताते थे और वो लगातार 91 से लेकर के 3-4 साल ऐसा लगता था कि इसमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग हमसे बात करते हैं, अपने परिवार के बारे में बात करते हैं, अलग अलग बीमारियों की बात करते हैं, उनकी जो आर्थिक समस्या हैं उनके बारे में बात करते हैं और वो आपसी बातें बहुत सारी करते हैं। उससे हमको गांव की स्थिति के बारे में पता चलते रहता है और उससे कई सारी चीज़ें पता चली कि अभी भी उनके गांव में ऐसा होता है कि नज़र लगने के नाम पे किसी को मारपीट की जाती है, उसको बंधक बना दिया जाता है।
गांव में ऐसे लोग आते हैं जो लोगों को कहते हैं कि उनके जेवर दुगने कर देंगे, रुपए दुगने कर देंगे, ऐसी बहुत सारे चमत्कार की बातें करते हैं, उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो कुछ लोग हैं उनको तंत्र मंत्र ठीक होने की बात करते हैं, झांसा देते हैं और बाद में वो व्यक्ति हमारे बलि की घटनाएं सामने आती हैं। तो इन लगातार बहुत सारी घटनाओं के बारे में सोच विचार किया हमने, ऐसी लिस्ट बनाई कौन से क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं और उसके बाद में हमने काम शुरू किया। हमने कुछ चमत्कारों के बारे में जानकारी दी कि बैगा लोग कैसे चमत्कार करते हैं। फिर हमने उसमें जो केमिकल्स उपयोग आते हैं उन केमिकल की जानकारी दी। फिर हमने उनसे चमत्कार करना सीखा कि क्योंकि गांव में लोग कई बार साधारण भाषण से भरोसा नहीं करते हैं, तो जब तक हम उनको कुछ मैजिक करके नहीं दिखाते हैं तो हम उनको चमत्कार करके दिखाते थे। जैसे नींबू से खून निकालना है, आग के हैं चमत्कार हैं, ऐसे बहुत सारे चमत्कार थे। और फिर हम उनको बताते थे कि ये चमत्कार जो है ये किसी तंत्र मंत्र से नहीं हुए हैं, इसमें रसायन है, हाथ की सफाई है और आप इस पे देखो, आप भरोसा करो। तो वास्तव में इससे लोगों के मन में धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू होता है। जी, तो सर जैसे हम बात करें जिस बदलाव की आप बात करें कि धीरे धीरे लोगों के मन में ये प्रभाव आया और बदलाव आया है, सर इस अभियान से जुड़ने के बाद आप में कितना बदलाव आया? आपने अपने आप को पहले के समय से लेके अब के समय तक कहाँ पाते हैं सर? कितना कुछ बदलाव आपके जीवन में आया? क्योंकि आप गांव में जाते हैं, जिन महिलाओं के साथ, जिन पुरुषों के साथ इस प्रकार के जो अपराध हैं वो हो रहे हैं, तो जब आप उनके बीच में जाते हैं और वो बरी हो जाते हैं, मतलब वो दोष मुक्त हो जाते हैं सर, उसके बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? आपके लाइफ में क्या बदलाव आया? नहीं, उसमें हमको ऐसा लगता है जब हम लोगों की मदद करते हैं, अभी भी जैसे गांव में जाते हैं, जैसे अभी मैं पिछले सप्ताह नए साल में गया था, मैं इसके पहले मैं राखी में गया था। तो जिन लोगों को प्रताड़ना मिलती है, जो वास्तव में परेशान रहते हैं, कई बार गांव में उनके साथ में कोई बात करने को तैयार नहीं होता, उनका कोई सहारा नहीं होता है। हम जाकर के उनके घर में रुकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं, उनके साथ गाँव में घूमते हैं, उनके लिए हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको कई बार शाल भी पहनाते हैं, ये सब करते हैं। तो उससे उनको एक ताकत मिलती है, उनको लगता है कि उनके साथ में कोई है जो किसी भी मुसीबत में उनका साथ दे सकता है। तो उनके कोर्ट के मामले में बातचीत करते हैं। एक ग्राम पंचायत के चुनाव में तो हमने एक महिला से कहा कि तुम वो बहुत परेशान रहती थी, बहुत डिप्रेस थी, क्योंकि उसको वहाँ उस गाँव में गलियों में उसको घुमाया गया था कपड़े उतार करके। हमने उसको राजी के एकदम चुनाव लड़ो पंच का, और उसने हिम्मत से चुनावी लोगों के घर गई और वहाँ पर वाली वो 5 वोट से हार गई थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास आया, उसको लगा कि नहीं वो सबसे मिल सकती है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस गांव में उसके साथ मारपीट तो सिर्फ 16-17 लोगों ने की थी, लेकिन उस गांव में 250-300 लोग ऐसे भी थे जो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि बाकी लोग हैं जो मेरा साथ दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो उसमें हमको भी लगा एक सकारात्मक काम कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन का, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसमें आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आपको काम करने में एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसमें मेन उद्देश्य आत्मसंतुष्टि का ही होता है, क्योंकि जब से हमने संस्था बनाई, हमने निर्णय लिया था कि हम लोग जो यह काम है, एक जन जागरण का काम है, इसमें हम कभी भी किसी सरकार से हम कोई फंड नहीं लेंगे। इसमें हमने आज तक पिछले 30 सालों में किसी भी सरकार से हमने कोई फंड लिया, न किसी अनुदान के लिए आवेदन लगाया, न किसी निजी कंपनी से फंड लिया। जितनी किताबें छापते हैं, उसमें किताबें बांटते हैं, जो पॉम्पलेट छापते हैं, वो भी हम लोग अपने पैसे से करते हैं। जी, तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर आपको समाज में बदलाव लाना है तो कहीं ना कहीं आपको समाज के लोगों से जुड़ना होगा, और जिस प्रकार से समाज में और खास करके जो ग्रामीण परिवेश है उसमें जिस प्रकार की जो कुरीतियां फैली हुई, जिस प्रकार से जो अफवाहें फैली हुई हैं, उनके साथ, उन लोगों के साथ में मिलकर उन कुरीतियों को दूर करने का जो संकल्प लिया जाता है वो एक समाज सेवी के द्वारा लिया जाता है। और यही समाज सेवा का और समाज में साक्षरता लाने का, समाज में जागरूकता लाने का काम डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी कर रहे हैं, जो काफी काबिले तारीफ है। और इसके साथ ही साथ जो लोगों के जो जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव भी आ रहा है, परिवर्तन भी आ रहा है। आगे क्या कुछ हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। दुर्गम बस्तर के वे सहमे हुए इलाके जहां लोग दशकों से विकास की राह देख रहे थे, नियत नेल्लानार योजना ने उस लंबे इंतजार को समाप्त कर दिया है। एक ओर बस्तर से नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, तो दूसरी ओर विकास की धारा गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। हमारा बस्तर जो 40 साल 45 साल तक विकास से अछूता था, आज हम लोग उस क्षेत्र में नियत नेल्लानार योजना चला रहे हैं। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। हम बात कर रहे थे अंधविश्वास
के बारे में हम बात कर रहे थे अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी से, और हमारी बात हो रही थी कि कैसे गांव में कुरीतियां फैली हुई हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से भी हम बात कर रहे हैं कि तमाम चीजों पर हमने चर्चा की है, अब एक सबसे बड़ी चीज ये आती है, जब आप गाँव में जाते हैं हमने देखा है कई प्रकार की अफवाहें रहती हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो वो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पहले किसी बैगा या गुनिया के पास जाते हैं। यदि किसी को सांप ने काट लिया तो वो पहले डॉक्टर के पास, एंटीवेनम लेना वो पसंद नहीं करेंगे लेकिन झाड़ फूक लेना पसंद करेंगे। जशपुर की अगर हम बात करें या एक सरगुजा संभाग की हम बात करें, वहां पर इस प्रकार की एक मान्यता है, कहते हैं कि अगर बिजली गिर जाए तो उनको गोबर पे लिटाना चाहिए तो उससे वो ठीक हो जाता है। सर, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में झाड़ फूक और इस प्रकार के जो घरेलू जो उपचार है वो इन तमाम चीजों से बचा सकते हैं? देखिए, जो घरेलू उपचार होता है वो बहुत ही सामान्य सी तकलीफों के लिए लोग घर में वर्षों से करते आ रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, जैसे कि आपने जो बात कही बिजली गिरने की जो बात कही थी, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो करीब 220, 240 वोल्ट की रहती है, लेकिन जो आसमानी बिजली गिरती है वो हजारों वोल्ट की रहती है। और उसमें आपने देखा होगा कई बार पूरे पेड़ जल जाते हैं, कई बार तालाब सूख जाते हैं, कई बार मकान में आग लग जाती है। तो वह बिजली अगर किसी व्यक्ति पर गिरती है तो अगर उसको तुरंत चिकित्सकीय उपचार नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसको लकवा लग सकता है, उसकी सांस उखड़ सकती है। तो उस पर अगर कोई व्यक्ति गोबर पर लिटा करके कोई बैगा ठीक करने की बात करता है तो पूरी तरह से भ्रामक है और गलत है। उसी प्रकार जो झाड़ फूक की बात होती है कि पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, चिकित्सक बिल्कुल नहीं थे, दूर दूर तक अस्पताल नहीं थे, ऐसे साधन नहीं थे। तब लोगों को ऐसा लगता था कोई बच्चा मान लीजिए गांव में बीमार हो गया, रात में उसको पेट में दर्द हुआ या रो रहा है तो गांव के लोग इसको नजर लग गई है, किसी बैगा होकर ले झाड़ फूक करा दो, इस प्रकार की बात होती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें नजर लगने जैसी कोई बात नहीं होती है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जो हम बीमार होते हैं उसमें हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और अगर कोई बच्चा बीमार हुआ है तो हमको नज़र लग गई है, जो नज़र होती है हमारी, मैं आँख का डॉक्टर हूँ, इंसान समझ लीजिए ज्ञान में से काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, जो नज़र होती है वो एक अच्छी नज़र होती है जिसमें व्यक्ति को बिना चश्मे के अच्छा दिखता है, सिक्स विजन जो कहते हैं। और जो दूसरी नजर होती है वो उसमें दृष्टिदोष होता है, जिस व्यक्ति को चश्मा लगा के ठीक दिखता है। उसके अलावा जो दृष्टिदोष होते हैं उसमें मोतियाबिंद है, लेकिन ऐसी कोई नजर नहीं होती है जो कोई व्यक्ति किसी को दूसरे व्यक्ति को बीमार कर सके। ये पूरी तरह से भ्रामक बात है। अगर कोई बच्चा रात में रो रहा है तो कई बार बच्चों को पेट में दर्द होता है, वो दूध पीते माँ की गोद में सो जाते हैं, उनके पेट में गैस बनती दर्द होता है, तो उसको उस समय तपकी देने की जरूरत है, तुरंत सुलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको किसी बैगा के पास ले आएंगे तो बैगा के बार ठीक करने की बात करते हैं। आपने सुना होगा बीच में कसडोल में ऐसा था, जो बच्चों को पेट दर्द होने पर उन्होंने उसको चूड़ी से उसको दाग दिया था बच्चों के पेट में। ये कसडोल के पास की घटना थी, देवभोग के पास की घटना थी कि उसका पेट में दर्द है तो चूड़ियों से दाग दो। कई बार लोग उसको हंसिया से दागते थे ठीक करने के नाम पे। उसी प्रकार जो सर्वदंश वाली बात होती है या जो रेबीज की बात होती है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, असल में गांव का प्रदेश है समझ लीजिए, बड़े शहर तो 4-5 ही हैं, बाकी पूरा अंचल जो है गांव है, तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश वास्तव में हुआ है और ऐसे सर्प ने काटा है कि विषैला है, उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं मालूम है उसको जिस सांप ने काटा है वो जहरीला है कि विषहीन है। तो कई बार अगर जहरीला सर्प काटा है तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी उसको इलाज की जरूरत है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार रेबीज जो होता है उसमें लोग कुत्ते काटने की झाड़ फूक करते हैं, कई बार पीलिया उतारने की झाड़ फूक करते हैं, सरसों का तेल लेकर के, पीले कपड़े लेकर के। तो यह जो बातें हैं उसमें हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके यथासंभव हम सही हाथों में पहुँचें। जब हम गाँव में जाते हैं तब हम लोगों को बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हम गाँव में लोगों से पूछते हैं आपके घर में क्या क्या मशीन है, तो लोग बताते हैं कि उनके पास में मोबाइल है, ट्रैक्टर है, ट्यूबलाइट है, छोटी छोटी फ्रिज है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी जब मशीनें खराब होती हैं तो आप क्या करते हैं, तो बताते हैं कि जब उनकी जो मोबाइल खराब होता है तो उसको मोबाइल के मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, ट्रैक्टर खराब होता है ट्रैक्टर के मैकेनिक, साइकिल पंचर होगी साइकिल वाले के पास लेके जाते हैं। तो हम ये पूछते हैं कि भाई आप अपनी जो मशीनें खराब होती है तो साइकिल पंचर होती है तो आप उसमें ताबीज क्यों नहीं बनवाते हो, उसकी झाड़ फूक क्यों नहीं कराते हो, आपका मोबाइल खराब होता है तो आप उसकी झाड़ फूक क्यों नहीं कराते हो। लेकिन जब आपका शरीर जो है वो किसी भी मोबाइल से ज़्यादा कीमती है, किसी भी बिजली के बल्ब से ज़्यादा कीमती है, जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, बीमार होता है, तब आप उस लाखों करोड़ों रुपए के शरीर को आप झाड़ फूक करा जाते हो। और हर व्यक्ति जो है बहुत लेकर के आ रहा है, कोई नींबू से नज़र उतरवा के आ रहा है, ये ठीक नहीं है। जो समय बदल रहा है, हम अब वैज्ञानिक जो पर भरोसा करने लगे हैं, अब वैज्ञानिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक विचारधारा को नहीं अपना रहे हैं।
जो सारी समस्या यहीं पर जी। है। अगर हर व्यक्ति वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाएगा तो निश्चित रूप से वो सही कारण की तलाश में जाएगा और वो सही रिजल्ट पाएगा, उसको जल्दी ठीक होगा। वास्तव में जो एक छोटा बच्चा होता है, जो जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मैं बात करूँ, एक छोटा बच्चा जो होता है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, जी। क्योंकि वो हर बात में कारण पूछता है कि बिजली कैसे बंद होती है, मोबाइल कैसे चालू होता है, स्विच कैसे ऑन होता है, जी। एसी कैसे चालू करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा एक सामाजिक परिवेश में बड़ा हो जाता है तो उसका परिवेश कहें या उसकी जो भ्रामक बातें उसके आसपास इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो हर चीज़ में किसी बाबा को ढूंढने लगता है, ज्योतिषियों के कालम पढ़ने लगता है, जी। अलग अलग प्रकार के टेलीविजन पे आने वाले वो बाबाओं के प्रवचन सुनने लगता है। जबकि छोटा बच्चा होता है बहुत वैज्ञानिक होता है। जी। तो हमको लोगों को तर्क में समझने की आदत डालने की जरूरत है। जी। लोगों को सही गलत में अंतर समझने की जरूरत होती है। जी। तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब, हमने पहले डॉक्टर साहब के परिचय में हमने बताया था कि डॉक्टर साहब नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं और उनके साथ उन्होंने जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया डॉक्टर साहब की नजर जो होती है, वाकई जब कहते हैं कि क्या नजर होती है या नजर लग गई है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा उदाहरण ये दिया कि नजर जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसकी नजरें बहुत खराब है, जिसका विजन बहुत अच्छा है, मतलब 6 का जिसका विजन है उसकी नजरें काफी अच्छी हैं, और जिसे दृष्टि बाधित है, जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसका विजन 6.5 या 6.4 या 5.5 होता है, उन्हें वो नजर खराब होती है। तो नजरें सिर्फ दो ही तरह की खराब होती है, ये कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अभी आपने थोड़ी देर पहली बात कही आपने कि हमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम आ चुके हैं जहां पर हर चीज आजकल अब तो एआई का जमाना आ चुका है। सर, आज इंफॉर्मेशन होते हुए भी, सोशल मीडिया होते हुए भी, अगर हम ग्रामीण परिवेश की हम बात छोड़ दें, चलिए वहां पर कहीं तक जागरूकता नहीं पहुंच पाती या वहां तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती, लेकिन शहर के लोग तो सारी चीजों से अपडेटेड होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कई बार शहर के लोग भी इन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। कहीं पर गहने डबल करके देने की बात करते हैं, कहीं पर बीमार पड़ गए तो आप संपत्ति दे दीजिए, आपका हम तबियत ठीक कर देंगे बोलते। सर, ये ऐसा क्यों लगता है कि ये शहर में रहने के बाद भी लोग इन चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लगता है शहर के लोगों की मानसिकता क्या है सर इस बारे में? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों को साक्षर बनाते हैं उसको, लेकिन हम उसको एक शिक्षित नहीं बनाते हैं, उसको विवेकशील नहीं बनाते हैं। तो हमारी शिक्षा प्रणाली, उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि शहर में रहता आदमी वह बीमारियों में नहीं, वो चमत्कार से फायदा पहुंचने की तरह से उसको लगता है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा बाबा जी के पास जाने से कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, उसको लॉटरी मिल जाएगी, उसको बहुत फायदा हो जाएगा। इन सब चीज़ों से लोग ऐसे बाबाओं के जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो उनके जो बताया जो उपचार हैं, चाहे बीमारियों के बारे में उपचार हो, चाहे धनी होने के, पैसे लेने के उपचार हो, तरीके हों, अलग अलग प्रकार के जो अनुष्ठान हैं, इस पर लोग यकीन करते हैं। जबकि आप देखिए हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश है, मैं आपको दो बताऊंगा। रामायण काल में भी झाड़ फूक की बात नहीं होती थी, वहाँ पर भी जो वैद्य थे, सुषेण वैद्य थे। मैंने उसमें पढ़ा है कि जब वो लक्ष्मण जी बीमार हुए थे तो सुषेण वैद्य ने बताया था कि उनको वैद्य को बुलाया गया था और उस वैद्य ने बताया था कि आप एक जड़ी बूटी ढूंढ के लाओ जो संजीवनी बूटी के नाम से कही जाती थी, और उस बूटी को ला करके आप इलाज करेंगे तो ठीक होंगे। उस समय ऐसा नहीं था कि आप किसी पर्ची को लिख करके कि कैंसर ठीक हो जाएगा या पर्ची निकल जाएगी, ऐसी बात नहीं होती थी। उसी प्रकार महाभारत काल में भी ये देखिए, अब शहर के जो लोगों की आपने बात की थी, तो उसमें कृष्ण भगवान का आप देख लीजिए, कृष्ण जी को उदाहरण देख लीजिए, उसमें भी यह था कि उन्होंने कहा कि लोगों का कर्म करिए आप। उन्होंने कहा आपको अगर जीतना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है उन्होंने उस समय कही थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो माहौल है, सोशल मीडिया में भी बहुत हद तक के अंधविश्वास के विज्ञापन आते हैं, अंधविश्वास की रीलें बनती हैं, लोग बहुत सारे चमत्कारों की रीलों को देख करके वे प्रभावित भी हो जाते हैं और भ्रम में पड़ते हैं। तो लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी चीज जो है, सफलता है, वो अनायास नहीं मिल सकती, किसी चमत्कार से नहीं मिल सकती है। चाहे बीमारी के बारे में हो, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे किसी प्रकार की अन्य समस्या हो, उसका समाधान जो है वो सही ढंग से आप उसको अगर मामले को समझेंगे, सुलझाएंगे, जो आपके आसपास के पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामीण अंचल में हम बातचीत करते हैं, जो यहाँ के जो सरपंच हैं, हम कहते हैं आप अपने सरपंच से बात करिए, उनसे बात करिए, अपने यहाँ के शिक्षक से बात करिए, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, गाँव के जो है आसपास में, वो आपको बीमारी के बारे में समझाएंगे, आपकी समस्याओं के बारे में समझाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पारिवारिक हो जाते हैं लोग, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो गांव के जो शिक्षक होते हैं, उनके परिवार के सदस्य कैसे होते हैं, अब उनसे बात करिए। आप किसी बाबा के चक्कर में फंस करके या किसी वैज्ञानिक ने कह दिया कि अमुक महिला टोनी है, वो आपको नजर लगा रही है, आपके बच्चों को बीमार कर रही है, आपके यहाँ पर गलत चीजें हो रही हैं, आप किसी को मार देते हैं षड्यंत्र रच करके, वो पूरी तरह से गलत है, अमानवीय भी है और आपराधिक भी है। जी, तो जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाना
और अंधविश्वास में पड़ना दोनों ही कहीं ना कहीं जो है नुकसान का कारण बन सकता है। और जैसे कि अभी हम बात करें, क्योंकि अभी हमने देखा लगातार हर धर्म के लोग भारत देश में निवास करते हैं, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। और हमने ये भी देखा डॉक्टर साहब कि लोग जो है धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं। धार्मिक जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो धार्मिक स्थलों का शरण में जाते हैं। वो हमने देखा है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर जाऊंगी झाड़ फूक कराने, यदि कोई दूसरे समुदाय से है वो दूसरे समुदाय में जाएंगे झाड़ फूक करवाने के लिए। तो इससे एक सवाल ये भी आता है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और इवन मैं भी जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, धर्म की बात करें, धर्म और अंधश्रद्धा दोनों में क्या अंतर है और कितना अंतर है? देखिए, धर्म जो है आपको जीने का एक रास्ता बता सकता है, आपको एक मार्ग दिखा सकता है, लेकिन आपको इसमें जैसे कि मैंने अभी बहुत सारी बातें की, जैसे महाभारत की बात की, रामायण की बात की, लेकिन आप किसी बात पर भी आंख मूंद के भरोसा आप मत करिए। अगर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो अंधविश्वास में बदल जाता है और हमको ऐसे अंधविश्वास में पढ़ने से बचना चाहिए और हमको तर्क शक्ति अपनी बढ़ाना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे में जो पूछने की जो होती है जिज्ञासा होती है, अगर वो जिज्ञासा पर ध्यान देते हैं अपनी बातचीत में, अपनी समझदारी में, ऐसे हमने स्कूलों में कहा है कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को शामिल किया जाए, अंधश्रद्धा निर्मूलन को शामिल किया जाए कि लोगों को स्कूल के समय से उनको बताया जा सके कि जादू टोनी ऐसी बात नहीं होती है, जो तंत्र मंत्र के नाम पर जो लोग ठगी करते हैं, जो बलि की घटनाएं होती हैं आसपास से, किसी ने खजाना मिल जाएगा, किसी बच्चे को मार दो, किसी साधु ने किसी ने कहा कि आप वहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है तो पूरे के पूरे लोग जुड़ जाते हैं खजाना लाने के लिए। जो अलग अलग धर्म है उसके जो पुरोहित हैं या उसके जो पंडित हैं, वो उनको लोगों को एक कड़ी मेहनत करने की आदत डालना चाहिए। वे अपने प्रवचनों में कई बार वो चमत्कार की बात करते हैं, वहाँ पर देखिए पूरा इवेंट होता है, ऐसे जो प्रवचन होते हैं उसमें वहाँ पर नाच होता है, गाना होता है, उसमें खाना दिया जाता है, आने जाने की व्यवस्था होती है, वह पूरा एक समारोह होता है और उसमें प्रवचन की बातें कम होती हैं, उसमें इलाज की बातें होती हैं, गुमराह करने की बातें होती हैं और लोगों को इसमें कई बार उलझाया जाता है। तो वह नहीं होना चाहिए। आप किसी भी धर्म के कथावाचक हैं, गुरु हैं, अगर प्रवचनकार हैं, तो आप लोगों को सही रास्ता बताइए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास में शिक्षा है, उस शिक्षा का सही लाभ बाकी लोगों को मिलना चाहिए। जो लोग उसकी वहाँ पर इसकी तलाश में वहाँ पर जाकर के अपने 4-4, 5-5 दिन खराब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर के अगर कोई व्यक्ति एक अंधश्रद्धा में भर करके वापस आता है, उसको लगता है कि वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर वो पानी पी लेगा किसी प्रकार का तो ठीक हो जाएगा, कैंसर का इलाज ऐसा हो जाएगा, उसको पढ़ाई करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी जो बातें होती हैं वो किसी भी व्यक्ति को मन में भ्रम पैदा कर देती है। जी, तो जिस प्रकार से कहा कि जो अंधश्रद्धा, अगर हम बात कहें, अगर हम एक शब्दों में एक लाइन में अगर हम जानना चाहें तो जो भ्रम की जो स्थिति मन में पलती है वो सीधे सीधे अंधश्रद्धा कहलाती है, अंधभक्ति कहलाती है, क्योंकि हम बिना देखे, बिना जाने और बिना समझे हम उसे सही मानने लगते हैं, इस कारण से ये अंधश्रद्धा कहलाती है। डॉक्टर साहब, आप जो है समाज में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, काफी विरोध भी होता होगा वहां पर, कई लोग बोलते होंगे कि नहीं आप आ गए हैं अभी की बात, ये पुराने जमाने की बात है। तो क्या आपको भी डॉक्टर साहब कभी कभी विरोध का सामना करना पड़ा होगा, धमकियां भी कई बार मिली होंगी घर आने के बाद कि आप अब हमारे गांव में मत आइएगा, आपने ऐसा किया, आपने गलत किया, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ भी? धमकियां तो शुरू से मिलती रही है, जब से हमने काम शुरू किया। जिस भी व्यक्ति की हम अगर कोई अंधश्रद्धा में दुकानें चलती हैं, लोगों की दरबार चलते हैं, तो लोगों के पास अगर लोग नहीं जाएंगे तो उनका आर्थिक नुकसान होता है, उनकी इमेज खराब होती है, तो धमकियां मिलती हैं। पहले तो बाकायदा लिखित में भी आती थी, पोस्ट कार्ड आते थे अलग अलग जगह से, फिर उसके बाद में आप मोबाइल से मैसेज आते हैं, लोग मोबाइल से बात करते हैं कि आप तो आँख के डॉक्टर हो, आपको क्या लेना देना है, आप अपना काम करिए, आपको इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, आपको देख लेंगे। कई बार ऐसे जो ग्रहणों वगैरह के समय कुछ बाबा ने कहा कि आप देख लो, हम आपको बच्चा चखाएंगे, लेकिन ऐसी अगर किसी बात से हम लोग डरे नहीं और पिछले 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नुकसान हुआ, बल्कि जो हम लोगों की पहुंच है वो गांव-गांव में गई। बहुत सारे गांव के जो सरपंच हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, वो हमारे संपर्क में हैं, हमसे बातचीत करते हैं। किसी भी गांव में समस्या होने पर वो कई बार हमसे सलाह लेते हैं और उसमें हम लोगों को समझाते बुझाते हैं और उनके मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करते हैं। जी सर, इसमें आपको कभी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन से भी आपको सहयोग मिलता होगा? अगर हम बात करें, क्योंकि जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी भी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चले जाते हैं कि हमें समाज में जाना है, लेकिन हमारी अपनी भी सुरक्षा जरूरी है, कहीं वहाँ पर और कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो जाए, इसकी भी जरूरत होती है। तो क्या आपको इस अपने अभियान के तहत में कभी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन से भी आपने सहयोग लिया या उनका सहयोग कभी आपको मिला है? सहयोग मिलता है, कई बार हमको प्रशासन खुद बुलाता है
जी। ऐसे मामलों में उर्ला के पास एक घटना थी जहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा था कि उसके घर के झोपड़ी से एक भगवान निकले, ऐसा करके उसने दावा किया, तो वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। जी। तो उर्ला के जो थानेदार थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आकर के देखिए इस मामले को और इसको सुलझाइए। फिर हम लोग गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक षड्यंत्र था और जी। व्यक्ति अपने घर में एक जो घरों में जो पत्थर की सील होती है जी। उसको उसने गड़ा दिया था, उसमें आँख वगैरह बना दिया था। उसने कहा कि मूर्ति स्वयंभू है, स्वयं अच्छा। प्रकट हुई है। जी। हमने जब गाँव के लोग हमारा पहले विरोध कर रहे थे वहाँ पर कि आपको हम घुसने नहीं देंगे, वो लोगों ने कहा कि आप इसको जेल भेजिए। तो गाँव के लोगों को जब सही बात समझ में आती है, उसी प्रकार राजनांदगांव में जो घटना थी वहाँ पर छुरिया में एक घटना थी, तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उस समय उन्होंने कहा कि आप आकर के मामलों को सुलझाइए। तो हमने वहाँ पर जाकर के उस हॉस्टल में देखा कि बच्चे जो थे सुरक्षा के कारण डर रहे थे, उनको लगता था कि उनके यहाँ हॉस्टल में भूत आ जाता है, भूत बाधा हो रही है। एक चीरघर था जिसको कहते हैं बुधा चीरघर है, तो वहाँ पर रात को नाच होता है, वहाँ पर अलग अलग म्यूजिक आती है। उस चीरघर को हमने तोड़वाया राजनांदगांव में जाकर के, वहाँ पर बाकायदा मार्केट बना हुआ है। तो ऐसी अलग अलग घटनाओं में कांकेर की घटना थी, वहाँ नाजरपुर के पास में एक स्कूल है, वहाँ पर कहा गया बच्चों को भूत पकड़ लेता है, लड़कियाँ बेहोश हो रही हैं। तो वहाँ के सीएमओ की चिट्ठी आई थी और उन्होंने कहा था कि आप आकर के इस मामले को सुलझाइए। तो प्रशासन हमसे जब भी मदद मांगता है हम जाते हैं, मदद करते हैं और कई बार प्रशासन की मदद भी लेते हैं। जैसे कई बार अगर किसी बाबा के ऐसे जो झूठे कार्यक्रमों पर रोक लगाना है तो हम कहते हैं कि अनुमति आप निरस्त कीजिए, इसको आप बंद कराइए, तो बाकायदा उसमें साथ मिलता है और उसके लिए हमको बार बार परसू करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों से जो हम काम कर रहे हैं इससे एक प्रदेश में ऐसी एक साख बन गई कि लोग हमारी बातों पर भरोसा करते हैं, मीडिया के लोग भरोसा करते हैं, प्रशासन के लोग भरोसा करते हैं। मतलब सर ये पूरी बात है, ये जो पूरा जो इंटरव्यू है उसमें सीधी बातें ये निकल कर सामने आ रही कि समाज में आज के समय में ना ही कोई जादू टोना है, ना ही कोई नजर है, ना कोई टोटका है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जादू टोनी ऐसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई महिला टोनी नहीं होती है, कोई महिला डहन नहीं होती है। आप अपना काम मेहनत से करिए, आप ईमानदारी से करिए, लगन से करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब थे, मैं आपको फिर एक जानकारी दूं कि जब वो नामांकन भरने जा रहे थे राष्ट्रपति पद का, तब उनसे किसी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए, आप अच्छा दिन चुन लीजिए, आप नामांकन भर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहेगी, दिन रात होते रहेंगे, तब तक मेरे लिए हर दिन एक समान है। अब जब बोली मैं तब नामांकन भरूंगा और निश्चित रूप से अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो जीत जाऊंगा। और देखिए वास्तव में बहुमत से जीते थे और वो आज भी कलाम साहब देश के एक अच्छे राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। वैज्ञानिक चिंतन से सराबोर हैं, वे अंतिम क्षण तक उन्होंने लोगों को शिक्षा ही दी। जी, तो हम चर्चा कर रहे हैं अंधश्रद्धा पर, अंधविश्वास पर, और हम बात कर रहे हैं सामाजिक कुरीतियों पर, क्योंकि ये जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास वाला जो सब्जेक्ट है, विषय, वो काफी बड़ा है और उसमें हम 20 मिनट की चर्चा में हम ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगली बार जब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को अंधश्रद्धा अंधविश्वास पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो एक बार से आपका फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को आपने ये जानकारी दी है। तो हम हमारी बात हो रही थी हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी से, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं और इसके साथ ही साथ अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो पूरे समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, टोनी प्रताड़ना है, जिस प्रकार की डायन महिलाओं को जो कहा जाता है और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तमाम इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी की समिति के द्वारा किया जा रहा है और लगातार इस पर कहीं ना कहीं हमें विकास भी देखने को मिल रहा है और लोगों में जागरूकता भी आ रही है। और अब इस प्रकार की जो टोनी प्रताड़ना के जो मामले हैं वो अब गाँव में भी बहुत ही हमें कम दिखाई दे रहे हैं। तो हम फिर अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पर और कैसे बात किया जा सकता है और क्या क्या इस पर कानून लाया जा सकते हैं, कैसे इसमें हम युवाओं की भी मदद लेंगे। आने वाले एपिसोड में हम जरूर आपसे आपके सारे सवालों का संशय दूर करेंगे, उत्तर जरूर देंगे। तब तक लिए आप यानी कि मुझे अम्बिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार, जोहार।